क्योंकि लास्ट क्लास में हमने सारी डेफिनेशन, जितने भी टाइप ऑफ इंथैल्पी चेंजेस ऑफ अ रिएक्शन है, जिनमें वी स्टडीड अबाउट स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन, स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज ऑफ कंबशन, देन आयनाइजेशन एनर्जी जो कि फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा हुआ था। देन वी चेक्ड आउट सम ऑटोमाइजेशन एंथैल्पी जो कि सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट स्टिल वी डिड दैट के कुछ इंफॉर्मेशन उसमें जरूरी है, हाइड्रेशन पे सॉल्यूशन एटसेट्रा। बट देखो, हमारी बात ये हो रही थी कि इंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन का जब हम इंथैल्पी चेंज मेजर करते हैं तो किस तरह से मेजर किया जाता है। तो अब हम लोग ना स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज ऑफ कंबशन मेजर करेंगे। और जिस टेक्निक से हम हर रिएक्शन का हम स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज ऑफ कंबशन मेजर नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल मीथेन है या पेट्रोल है, मैं पेट्रोल को जला रहा हूँ तो पेट्रोल को जलाने पे कितनी हीट एनर्जी निकल रही है। If somehow I find out के how much heat energy is released by burning 1 mole of petrol, so that it's okay, वो आप कर सकते हो। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि जब कोई बॉम्ब ब्लास्ट होता है, तो जब बॉम्ब फटता है तो वो भी एक केमिकल रिएक्शन है, तो उसका इंथैल्पी चेंज मेजर करना इज नॉट दैट इजी कि आप जो है वो लैब में खड़े होके कर लो। तो जिन जिन रिएक्शंस का हम कर सकते हैं उनका हम जरूर पढ़ेंगे। बेसिकली हम दो तरह के रिएक्शंस का स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज ऑफ कंबशन मेजर कर सकते हैं, और वो जो टेक्निक हम यूज करते हैं मेजर करने के लिए, उस टेक्निक को हम कहते हैं कैलोरीमेट्री। ठीक है, कैलोरी जैसे कैलोरीज होती है ना, उसी से वर्ड निकला है कैलोरीमेट्री। सो वी कैन मेजर स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन ऑफ कंबशन रिएक्शन का हम लोग मेजर करेंगे। एक कंबशन रिएक्शन हो रहा है, कोई फ्यूल बर्न हो रही है, तो कितना इंथैल्पी चेंज उस रिएक्शन का है वो मेजर कर सकते हैं हम लोग, वो करेंगे। और फिर हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड अल्कली जो रिएक्शंस होते हैं, तो उनका कितना इंथैल्पी चेंज होता है वो मेजर करेंगे। अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का जो इंथैल्पी चेंज है वो हम लोग लैब में मेजर कर सकते हैं ए लेवल में। कंबशन रिएक्शंस का हम लोग नहीं करते क्योंकि उसमें आग लगानी पड़ती है, फ्यूल बर्न करना पड़ता है, तो वो थोड़ा सा डेंजरस हो जाता है। अदरवाइज न्यूट्रलाइजेशन का वी कैन इजिली परफॉर्म दैट इन लैब, और वो हम वहाँ पे भी मेजर करते हैं। अब किस तरह से किसी भी कंबशन रिएक्शन का स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ कंबशन हम लोग मेजर करते हैं। देखो, लेट्स से इफ वी हैव फ्यूल, पेट्रोल को ले लेते हैं। मेजरिंग स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ कंबशन that say we are measuring standard enthalpy change of combustion of octane. Octane is gasoline, पेट्रोल। ऑक्टेन का फॉर्मूला है जैसे C8H18। देखो, अब ये मेजर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, विल टेक सम फ्यूल इनटू अ फ्यूल बर्नर, इसको हम कहते हैं बर्नर। बर्नर में कुछ फ्यूल हम लोग डालते हैं, और इसके ऊपर एक विक लगी हुई होती है, कॉटन विक, जिसमें से वो एब्जॉर्ब होती जाती है फ्यूल और वो बर्न होती है। तो इसमें जो हमने फ्यूल लिए दैट इज ऑक्टेन। अच्छा, ऑक्टेन का कितना मास लिया है इसमें, वो तो मास ऑफ फ्यूल है जो कि हम मेजर करके डालेंगे ना। जैसे अगर आप लैब में एक्सपेरिमेंट्स करते हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव मेजर्ड मास ऑफ एम्प्टी बर्नर, और उस बर्नर में फिर आपने फ्यूल डाला, और फिर मास ऑफ बर्नर प्लस फ्यूल ले लिया, दोनों को माइनस करा तो मास ऑफ फ्यूल आ जाएगा जो कि उस बर्नर में है। अच्छा, इसके ऊपर जो है हम लोग एक मेटालिक कंटेनर रखेंगे, और उस कंटेनर के अंदर विल पोर सम वाटर इनटू इट। अब उसमें जो वाटर लिया है, उस वाटर का जो मास होगा वो हम मेजर करके रखेंगे कि कितना मास वाटर का लिया है। और फिर जब इस फ्यूल को बर्न करने से पहले इस वाटर के अंदर वी विल इमर्स अ थर्मामीटर। अब थर्मामीटर का काम टेम्परेचर मेजर करना है, तो बर्नर जलाने से पहले हम लोग इस थर्मामीटर पे जो रीडिंग है दैट वुड बी आवर इनिशियल टेम्परेचर रीडिंग, इसको हम टीआई कह रहे हैं। दिस इज इनिशियल
टेम्परेचर रीडिंग। अच्छा, हो क्या रहा है इसमें, क्या स्ट्रेटेजी लगा रहे हैं हम लोग? when we are burning the fuel, the heat energy is released from the fuel is absorbed by water. All the heat energy released by the fuel is absorbed by water, and when the water absorbs this energy, the temperature of the water will rise. And we'll measure the change in temperature of the water, and from this change in temperature, we will measure the amount of heat energy that has been absorbed by water. तो हमने करना है क्या है कि फ्यूल जलाने पे हीट एनर्जी रिलीज कितनी हो रही है वो मैं डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकता। उसी हीट एनर्जी को वाटर एब्जॉर्ब कर ले और वाटर ने कितनी एब्जॉर्ब की है वो मैं मेजर कर सकता हूँ। और वो किस तरह से मेजर करते हैं, वी हैव वन फॉर्मूला विच इज जो आपने ओ लेवल फिजिक्स में पढ़ा होता है, डेट इज क्यू इज इक्वल्स टू एम सी डेल्टा टी, वे क्यू इज दी हीट एनर्जी एब्जॉर्ब बाय वाटर, इज हीट एनर्जी को हम लोग थर्मल एनर्जी भी कहते हैं, तो क्वेश्चन में थर्मल एनर्जी भी लिखा हुआ मिल सकता है। हीट एनर्जी और थर्मल एनर्जी एब्जॉर्ब बाय वाटर। C is the specific heat capacity of water, और उसका यूनिट है जूल्स पर मोल पर केल्विन। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का जो डेफिनेशन होती थी, अब यहाँ पे डेफिनेशन तो नहीं पूछेगा केमिस्ट्री में, तो इट इज amount of heat energy required to raise the temperature of 1 mole of a substance by 1 Kelvin or 1 degree Celsius. mf जो है ना, it is mass of fuel। मास ऑफ फ्यूल जो आप बर्न कर रहे हो ना मेम्ब्रा, दैट इज mf। सही है। अच्छा जी। और डेल टी क्या हो जाएगा, दैट इज चेंज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर, इज चेंज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर। अच्छा, इस पूरे उसमें हम एक अजम्पशन भी ले रहे हैं कि वॉट एवर द हीट एनर्जी रिलीज बाय द बर्निंग ऑफ फ्यूल इज ऑल एब्सॉर्ब बाय वाटर। However, this won't be true because we know there will be losses, because when the burner is burning, there will be heat energy losses due to convection and radiation, but we will be ignoring those losses। और हम assumption ये ले रहे हैं कि जितनी भी हीट एनर्जी बर्निंग ऑफ फ्यूल से रिलीज हुई है वो सारी की सारी वाटर ने एब्जॉर्ब कर ली है। All the heat energy released by burning of fuel is all absorbed by water। सही है, so far so good। तो वाटर ने हीट एनर्जी एब्जॉर्ब कितनी की है वो हम इस फॉर्मूला से निकाल लेंगे, which is Q is equals to mc delta t। डेल्टा टी कैसे निकलेगा, जब बिफोर बर्निंग द फ्यूल we measured the initial temperature of water, after all the fuel has been burned, then we will measure the final temperature of water। इन दोनों को माइनस कर देंगे तो चेंज इन टेम्परेचर आ जाएगा। दिस विल गिव अस del T, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। Once we know the heat energy that has been absorbed by water, as per our assumption that this is the same amount of heat energy that has been released by the burning of fuel, and the unit for the energy is joules। तो ये जो आंसर आता है, it comes in joules, joules में आता है डायरेक्टली। तो हमें ये पता लग गया
कि वाटर ने कितनी एब्जॉर्ब की है, उससे हमें ये पता लग गया कि फ्यूल ने कितनी रिलीज की है। तो जो स्पेसिफिक मास ऑफ फ्यूल दैट वी हैव बर्न, उसने हीट एनर्जी कितनी रिलीज की है ये पता लग गया। अब देखो इंथैल्पी चेंज ऑफ फ्यूल निकालना था ना हमें, एक्चुअली वी हैव टू फाइंड आउट द enthalpy change of combustion of fuel which is octane. In order to find the enthalpy change, as per the definition of enthalpy change, it says that heat energy released when 1 mole of a substance is burned in excess of oxygen. ठीक है, इक्वेशन लिखी नहीं है बिकॉज नीड नहीं थी। C8H18 we know octane when burned in excess of oxygen, this will produce carbon dioxide and water। इसको बैलेंस करेंगे तो कुछ इस तरह से बैलेंसिंग आएगी इसकी, 16 + 9 = 25, 12.5। तो इस रिएक्शन का हम बेसिकली इंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन निकालना चाह रहे हैं, दैट इज दिस इंथैल्पी चेंज ऑफ कंबशन ऑफ ऑक्टेन। तो इंथैल्पी चेंज ऑफ कंबशन इज बेसिकली इन किलो जूल्स पर मोल, कि 1 मोल अगर ऑक्टेन का जलाओगे तो कितनी एनर्जी निकलेगी। अभी हमने क्या 1 मोल बर्न किया है? नो, वी हैव टेकन सम स्पेसिफिक मास ऑफ अ फ्यूल, जो उसका जरूरी नहीं है 1 मोल हो, लेकिन हम उसके मोल्स निकाल सकते हैं ना। जो भी हमने फ्यूल का मास बर्न किया है उससे हम मोल्स निकाल सकते हैं। फ्यूल के मोल्स निकालना तो कोई बड़ी बात नहीं है आप लोगों के लिए। नंबर ऑफ मोल्स, whatever the mass of fuel that has been burned divided by molecular mass of the fuel you are burning, you'll find the number of moles. So while burning this much number of moles or this much number of moles of octane, तो amount of heat energy जो निकल कर आया है वो ये है जो वाटर ने absorb किया। इंथैल्पी चेंज होता है किलो जूल्स पर मोल में, तो जो भी हीट एनर्जी रिलीज हुई है डिवाइडेड बाय मोल्स कर दो, जितने मोल्स आपने जलाए पर मोल आ जाएगा। एंड एज द हीट एनर्जी रिलीज इज इन जूल्स, और इंथैल्पी चेंज हम लोग किलो जूल्स पर मोल में रखते हैं, तो हम इसको डिवाइड बाय 1000 भी कर देंगे। यूजुअली ये फॉर्मूला आपको मिलेगा प्रैक्टिकल्स में भी और पेपर 2 में भी। तो ये फॉर्मूला बस सिर्फ ये है कि 1 मोल ने कितनी रिलीज की है वो निकाल। कोई सवाल यहाँ तक पूछना है? आगे बढ़े। लिख लिया यहाँ तक सबने? लास्ट वाला फॉर्मूला पूछ रहे हो आयशा? देखो जो हमने फ्यूल बर्न किया है ना उसका जो मास है वो अब हमें नहीं पता कितना है, बट अगर मैं कोई मास की वैल्यू दूं, उसके मोल्स निकालो। अब लेट से उसका 0.25 मोल आपने बर्न किया है फ्यूल का। 0.25 मोल बर्न करने से जो हीट एनर्जी रिलीज हुई है वो तो आपको पता लग गई, जो कि क्यू है। हम 1 मोल के लिए निकालते हैं ना इंथैल्पी चेंजेस, तो 1 मोल बर्न करने पे कितनी रिलीज होगी वो निकालनी है। तो आप जो भी 0.25 मोल से जो हीट एनर्जी रिलीज हुई है उसको डिवाइड बाय 0.25 मोल करोगे तो वो पर मोल आ जाएगी। मतलब लेट्स से अगर ये जो क्यू की वैल्यू है ये आ रही है 1000 जूल्स, एंड द मास ऑफ फ्यूल दैट इज बर्न, जो भी मास था उससे 0.25 मोल ऑफ फ्यूल आ रहा है। व्हेन वी हैव बर्न 0.25 मोल ऑफ फ्यूल, द एनर्जी रिलीज इज ऑफ 1000 जूल्स। तो 1 मोल फ्यूल जब बर्न करेंगे यही वाला फ्यूल, तो कितनी आएगी हीट एनर्जी रिलीज वो निकालेंगे, तो दैट वुड बी योर हीट एनर्जी पर मोल। ठीक है, इसलिए मैंने कहा कि जो भी क्यू है, क्यू की वैल्यू जो है डिवाइडेड बाय मोल कर दिया करो तो एंथैल्पी चेंज आ जाएगा। डिवाइड बाय 1000 इसलिए क्योंकि हीट एनर्जी जूल्स में आई है mc डेल्टा टी से। हम लोग एंथैल्पी चेंज किलो जूल्स में लिखते हैं। सही है, आगे बढ़े।
ओके, अच्छा क्वेश्चन कर लेते हैं ना, इसका भी क्लियर हो जाएगा सारा। अच्छा, इस क्वेश्चन में कुछ इसी तरह का apparatus है जो हमने बनाया है ना। उसमें कह रहा है स्टूडेंट कैरिड आउट एन एक्सपेरिमेंट टू डिटरमिन द एंथैल्पी चेंज फॉर द कंबशन ऑफ मिथेनॉल। मिथेनॉल इज एन अल्कोहल व्हिच कैन आल्सो एक्ट एज अ फ्यूल। इसको जलाओगे कंबशन रिएक्शन होता है। हर हाइड्रोकार्बन को जलाने पे कंबशन रिएक्शन हो जाता है। इसमें कह रहा था फॉलोइंग रिजल्ट्स वर ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट। स्टार्ट टेम्परेचर ऑफ द वाटर गिवन है, फाइनल टेम्परेचर ऑफ द वाटर गिवन है, मास ऑफ अल्कोहल बिफोर बर्निंग, मास ऑफ अल्कोहल आफ्टर बर्निंग। मतलब कितना मास बर्न हुआ है, सारा का सारा नहीं जलाया, जितना जलाया है वो हम निकाल लेंगे। मास ऑफ ग्लास बीकर प्लस वाटर। अच्छा, ये जो बीकर है इसका वाटर के साथ मास दिया हुआ है, और मास ऑफ ग्लास बीकर, एम्प्टी बीकर का मास दिया हुआ है, और बीकर प्लस वाटर का मास दिया हुआ है। तो इन दोनों का माइनस करेंगे तो मास ऑफ वाटर आ जाएगा। मतलब मास ऑफ वाटर अगर निकालना है तो यू हैव टू डू 150 माइनस 50 विच इज 100 ग्राम्स। सिमिलरली मास ऑफ फ्यूल जो बर्न हुआ है वो कैसे निकालोगे? मास बिफोर बर्निंग वॉज 259.65, मास आफ्टर बर्निंग इज 259.15। सारा नहीं जलाया, जितना जलाया हम सिर्फ उतना ही मास निकालेंगे ना, उसी के मोल्स निकाल के देखेंगे। जो मास बर्न हुआ है दैट इज 0.5 ग्राम्स। तो मास ऑफ फ्यूल इज 0.5 ग्राम्स। क्वेश्चन में कह रहा है हाउ मच हीट एनर्जी प्रोड्यूस बाय द बर्निंग ऑफ मिथेनॉल वेंट इनटू द बी वाटर। तो जो भी हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड हुई है बाय द बर्निंग ऑफ मिथेनॉल इज ऑल एब्जॉर्ब बाय वाटर। तो वो निकालने के लिए हम लोगों को फॉर्मूला लगाना है Q इज इक्वल्स टू एम सी डेल्टा टी। और एम सी डेल्टा टी में देखो वाटर ने, ये तो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब का फॉर्मूला है, और ये C इज द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। तो M की जगह मास ऑफ वाटर लेंगे ऑफ कोर्स, जो कि 100 ग्राम आ रहा था हमारा। तो 100 ग्राम वाटर, उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी डाटा बुकलेट में गिवन होती है, डेट इज 4.18। और वो अब डाटा बुकलेट का फर्स्ट पेज तो आपको अभी भी मिलता है, उस पर लिखी हुई होती है। चेंज इन टेम्परेचर कितना है? फाइनल टेम्परेचर इज 53 डिग्री सेल्सियस, इनिशियल टेम्परेचर इज 20 डिग्री सेल्सियस। अगर टेम्परेचर चाहे केल्विन में हो चाहे डिग्री सेल्सियस में हो, चेंज इन टेम्परेचर सेम रहता है। तो आपको टेम्परेचर को किसी भी यूनिट को चेंज करने की जरूरत नहीं है। केल्विन दिया हुआ चाहे सेल्सियस दिया हुआ, डजेंट मैटर। ये जो हीट एनर्जी आ रही है दैट इज 13794। इसमें मिस्टेक कहाँ हो सकती है कि आप मास ऑफ फ्यूल रख दो एमसी डेल्टा टी में, वो मास ऑफ वाटर रखेंगे क्योंकि ये वाटर ने हीट एनर्जी एब्जॉर्ब की है। एंड व्हाटएवर द हीट एनर्जी एब्जॉर्ब बाय वाटर इज ऑल रिलीज बाय द बर्निंग ऑफ फ्यूल। इफ द अजम्पशन इज वैलिड, अगर अजम्पशन लिखी भी नहीं है तो बाय डिफॉल्ट अज्यूम यही किया गया है कि व्हाटएवर द हीट एनर्जी रिलीज बाय द बर्निंग ऑफ फ्यूल इज ऑल एब्जॉर्ब बाय वाटर, अनलेस स्टेटेड के भाई कुछ लॉसेस हुए। अदरवाइज सारे का सारा हीट एनर्जी रिलीज सारा अब वाटर ने एब्जॉर्ब किया। अच्छा, इन्हीं क्वेश्चन में ना कभी कभार मास ऑफ वाटर की जगह ना सिर्फ वॉल्यूम ऑफ वाटर दे देता है। तो ये बात याद रखना कि that अगर 1 ग्राम या 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ वाटर है ना, तो उसका जो मास होता है इट इज इक्वल टू 1 ग्राम। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कहें कि वी हैव 50 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर, एंड दिस इज ओनली फॉर वाटर, किसी और लिक्विड के लिए नहीं। 50 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर का जो मास होगा ना वो 50 ग्राम होता है। क्यों? क्योंकि वाटर की जो डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ वाटर इज अराउंड 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब।
एंड वी नो डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम। डेंसिटी अगर 1 ग्राम है तो जो भी वॉल्यूम होगा सेंटीमीटर क्यूब में वही मास बनेगा उसका भी। सही, कोई एजम्पशन नहीं है, ये हमारा फैक्ट है कि अगर आप 20 सेंटीमीटर क्यूब वाटर है उसको मेजर करोगे तो वो नियर अबाउट 20 ग्राम्स ही होगा। और ये जो फॉर्मूला आंसर देता है वो जूल्स में देता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक बात? कुछ पूछना है किसी को या आगे बढ़े? ओके, अगर केजी में मास होगा तो उसको आप, मैं समझा नहीं। अगर वॉल्यूम डीएम क्यूब में होगा तो आप उसको सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लेना, तो वो ग्राम्स हो जाएगा। अगर आप डेंसिटी की बात कर रहे हो तो हाँ, अगर मास किलोग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब की बात करोगे तो वो चेंज हो जाएगा, लेकिन वो आएगा नहीं केमिस्ट्री में, तो एटलीस्ट नहीं आएगा। मतलब ऐसा कोई कन्वर्जन नहीं आएगा केमिस्ट्री में, डोंट वरी अबाउट इट। चलो, in this question he is saying in an experiment to calculate the enthalpy change of combustion of a fuel, the mass of fuel is 1.5 ग्राम, और साथ में उसी फ्यूल के मोल्स भी खुद ही दे दिए। मास इज 1.5 ग्राम और मोल्स भी दे दिए फ्यूल के, विच इज 0.0326 मोल of the fuel was used to heat 200 grams of water. Mass of water is 200 gram. The temperature of the water rose from 25 to 55 degrees Celsius. So the change in temperature is 55 minus 25, which is 30 degrees Celsius. Specific heat capacity of water is 4.18. ये अक्सर लिखी भी होती है क्वेश्चन में, नहीं भी लिखी भी होती, तो ये डाटा बुकलेट से मिल जाती है। देर इज, अच्छा, इसका यूनिट जूल्स पर मोल पर केल्विन भी मिलेगा आपको, ग्राम पर केल्विन भी मिलेगा। बेसिकली इट्स ग्राम पर केल्विन ना, ग्राम्स में ही होता है। वैसे आपको वैल्यू से पता होनी चाहिए, बस जो आपको याद भी नहीं करनी। देर इज सिग्निफिकेंट हीट लॉस इन दिस एक्सपेरिमेंट। ओके, therefore the experimental value for the enthalpy change of combustion of the fuel will be different from the theoretical value. सही है। Using the information above, what is the experimental value for the enthalpy change of combustion of the fuel? He's just asking you the experimental value जो टेम्परेचर राइज की वजह से आएगी। मतलब ये जितनी भी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है इसका कुछ कोई खास इस्तेमाल नहीं है। थ्योरेटिकल वैल्यू पूछता और ये फैक्टर बताता कि इतने परसेंट लॉसेस हुए तो फिर मैं इसको कंसिडर भी करता। राइट नाउ इज जस्ट आस्किंग द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, जो कि हम जो हीट एनर्जी हमारी आई है, विच इज क्यू इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। एम जो होगा वो मास ऑफ वाटर है 200 ग्राम, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज 4.18, चेंज इन टेम्परेचर कितना है 30 डिग्री सेल्सियस। तो ये तो वो हीट एनर्जी आ जाएगी जो कि वाटर ने एब्जॉर्ब की है, जो 25080 जूल्स। दिस इज द हीट एनर्जी एब्जॉर्ब बाय वाटर। अच्छा, हमसे क्वेश्चन में वो पूछ रहा है वैल्यू ऑफ इंथैल्पी चेंज ऑफ कंबशन और इंथैल्पी चेंज। अच्छा, अब यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल वैल्यू पूछ रहा है ना, तो हम जो रिजल्ट निकल रहा है हमारा वो एक्सपेरिमेंटल ही निकल रहा है। थ्योरेटिकली ये जो हीट एनर्जी वाटर ने एब्जॉर्ब की है, रिलीज इससे ज्यादा हुई थी, जो फ्यूल ने रिलीज की थी वो इससे ज्यादा की होगी, बट एब्जॉर्ब इतनी हुई है। लेकिन हमसे तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ही पूछ रहा है, हम इसी के हिसाब से निकालेंगे, जो कि राइट करेक्ट आंसर नहीं है, बट हम उस पर
जो हमें तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू एरर के साथ बतानी है। इंथैल्पी चेंज निकालने के लिए हम इस हीट एनर्जी को जो मोल्स ऑफ फ्यूल हमने बर्न किए हैं उससे डिवाइड कर देंगे, और डिवाइड बाय 1000 इसलिए कर देंगे क्योंकि हमें उसको जूल से किलो जूल्स में आंसर को लेके आना है। मोल्स ऑफ फ्यूल्स तो हमें डायरेक्टली दिए हुए 0.0326, बस उससे डिवाइड करना है, नथिंग एल्स। Q is 25080 moles 0.0326 into 1000, यह आ जाएगा 769.3 किलो जूल पर मोल। अब क्योंकि ये कंबशन हो रही है तो हीट एनर्जी इज रिलीज, तो इंथैल्पी चेंज होगा वो नेगेटिव होगा, वो आपको खुद लगाना होगा सर। तो बी हो गया इसका आंसर। जी, कोई सवाल? कुछ पूछना है किसी को? आगे बढ़े। सर कंबशन में हमेशा एक्सोथर्मिक होता है यानी नेगेटिव में जाता है। यस, ऑलवेज। Combustion is always exothermic. Enthalpy change of formation can be exothermic or endothermic depending upon the chemical reaction. But combustion reactions are always negative, exothermic. चले आगे बढ़े। अच्छा, इस वर्कशीट का जो बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन है ना, कैलोरीमेट्रिक, इसी का ये। In a calorimetric experiment, 1.6 grams of fuel are burned. 45% of the energy released is absorbed by 200 grams of water. देखो, whatever the energy is released, only 45% of that energy is absorbed by water. जो हम फ्यूल बर्न कर रहे हैं बर्नर में, और जो फ्यूल वाटर एब्जॉर्ब कर रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल फ्यूल जो रिलीज हुई है दैट इज क्यू, जो एब्जॉर्ब हुई है 45% ऑफ द एनर्जी रिलीज इज एब्जॉर्ब बाय वाटर। तो वट एवर द हीट एनर्जी रिलीज, उसका सिर्फ 45% एब्जॉर्ब हुआ है। तो क्यू का सिर्फ 45% वाटर ने एब्जॉर्ब किया है। जैसे इसमें क्यू मैं कह रहा हूं इट इज दी heat energy released by fuel, और इसका 45% निकालेंगे अगर, विच इज 45/100 इंटू क्यू इज दी, या इसको 0.45 क्यू लिख लो, हीट एनर्जी एब्जॉर्ब बाय वाटर। सही है, बात समझ आई वाली? इसकी वर्डिंग में इशू होता है क्वेश्चन में बच्चों को। मास ऑफ वाटर इज 200 ग्राम। व्हाट इज द टोटल एनर्जी रिलीज्ड पर ग्राम ऑफ फ्यूल? टेम्परेचर चेंज दिया हुआ है। अब देखो, अगर हम जब फॉर्मूला लगाएंगे Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T, तो इसमें ये जो Q है ये क्या होता है? हीट एनर्जी एब्जॉर्ब बाय वाटर। वाटर ने जो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब की है वो रिलीज का 45% है। मतलब मैंने Q उसको लिया है, मैंने Q हीट एनर्जी एब्जॉर्ब बाय वाटर नहीं लिया। जो मैंने Q यहाँ पे इस क्वेश्चन में जिसको मैंने लिया है वो हीट एनर्जी रिलीज बाय फ्यूल है। तो एब्जॉर्ब बाय वाटर इज 0.45। तो मैं इस MC डेल्टा T में Q की जगह 0.45 Q रखूंगा, ताकि डायरेक्टली Q आ जाए जो कि फ्यूल ने रिलीज किया है। मतलब ये वाला जो हमारा Q है, दिस इज द हीट एनर्जी रिलीज बाय फ्यूल, इसका 45% इज एब्जॉर्ब बाय वाटर। तो वाटर एब्जॉर्ब जो कर रहा है उसके लिए फॉर्मूला MC डेल्टा T है ना। तो मास ऑफ वाटर जितना हीट किया है वो गिवन है, दैट इज 200 ग्राम।
specific heat capacity of water is 4.18, change in temperature is 66 हो गया है 18 डिग्री सेल्सियस। यहाँ से जब हम Q की वैल्यू निकालेंगे ये आ जाएगी। ये आ रही है 89173 जूल्स। ये जो Q हमने जो जिसको Q लिया था वो हीट एनर्जी रिलीज बाय फ्यूल था। अब फ्यूल कितना बर्न किया था, कितना मास था उसका, 1.6 ग्राम। वो तो पर ग्राम पूछ रहा है ना, मतलब व्हेन वी हैव बर्न 1.6 ग्राम ऑफ फ्यूल, तो हीट एनर्जी रिलीज आ रही है 89173। तो पर ग्राम मींस 1 ग्राम बर्न करने पे कितनी आएगी, एक्स। तो इसको मास से डिवाइड कर देंगे बस सिंपल 1.6 से। ये आ रही है 55.5555733 जूल्स। जूल्स में ही दिया हुआ है आंसर। तो ये हमारे पास नियरेस्ट आंसर बी में दिया हुआ है 55700 राउंड ऑफ करके गिवन। एक बार इसको देख लो, क्वेश्चन को पढ़ लो, इसमें कंफ्यूजन होती है, क्यों स्पेशली कंफ्यूजन होती है। क्लियर है, आगे बढ़ूं जो दोबारा समझना है क्वेश्चन। आगे बढ़े। चलो, ओके, मेजरिंग स्टैंडर्ड enthalpy change of न्यूट्रलाइजेशन। अच्छा, न्यूट्रलाइजेशन की हमने डेफिनेशन क्या पढ़ी थी, इट इज एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ वाटर it is enthalpy change when 1 mole of water is produced by a reaction of acid and alkali, and neutralization are also always exothermic, ये भी exothermic होती है। अच्छा, ये हम प्रैक्टिकल्स में भी करते हैं।
अब फॉर एग्जाम्पल एक हम प्रैक्टिकल जिन्होंने किए हैं उनको पता होगा, एक पॉलीस्टायरीन कप आपके पास है, उसमें यू ऐड लेट्स से सोडियम हाइड्रोक्साइड, और सोडियम हाइड्रोक्साइड डालने के बाद इसको ऐसे ले लेते हैं, we have sodium hydroxide in it. Let's say its volume is 30 centimeter cube and concentration is 1 mole per decimeter cube. इसके अंदर हमने ना एक थर्मामीटर डाला हुआ है, और इस थर्मामीटर का जो इनिशियल टेम्परेचर है वो मेजर रिकॉर्ड किया हुआ है। अच्छा, फिर हम करेंगे क्या, इसमें कुछ एसिड डालेंगे, लेट्स से हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल, और HCl जो हमने इसमें ऐड किया है उसकी जो वॉल्यूम हमने ऐड की है लेट्स से वो 50 सेंटीमीटर क्यूब है, and the concentration is 1 mole per decimeter cube. तो जब एसिड और अल्कली रिएक्ट करेगा, let's say when sodium hydroxide and HCl reacts, तो ये एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। इसकी इक्वेशन ये होगी और इसका जो इंथैल्पी चेंज होगा वो इंथैल्पी चेंज और न्यूट्रलाइजेशन कहलाएगा, वो मेजर करना है हमें। तो जब ये रिएक्ट जब मिक्स करेंगे, उसकी थोड़ी सी स्टिरिंग करते हैं थर्मामीटर से ही, तो फाइनल टेम्परेचर राइज जो होगा, जो मतलब मैक्सिमम टेम्परेचर राइज है, वो हम रिकॉर्ड करेंगे और उससे फिर हम चेंज इन टेम्परेचर ले लेंगे फाइनल माइनस इनिशियल करके। और अगेन इसमें भी हम लोग देखो, जो हीट एनर्जी इस रिएक्शन ने रिलीज की है वो एब्जॉर्ब कहाँ पे हुई है, जो इसका वाटर है, क्योंकि HCl भी हमने एक्वस फॉर्म में लिया था और सोडियम हाइड्रोक्साइड भी हमने एक्वस फॉर्म में लिया था, सॉल्ट जो बना है वो भी एक्वस फॉर्म में बना है, कुछ वाटर भी बना है, लेकिन पहले से भी तो वाटर है ना जो एसिड के और अल्कली के साथ था, तो वही वाटर ही इसी रिएक्शन की सराउंडिंग है, और ये वो वाटर ही एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, और इसी वाटर की हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करने पे इसका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। तो वाटर ने हीट एनर्जी जो एब्जॉर्ब की, इस कप के अंदर जो पानी है ना, जिसमें एसिड भी और अल्कली भी और सॉल्ट भी बना है, तो उस वाटर का जो टेम्परेचर राइज हुआ है वो इस वजह से हुआ है कि जब ये रिएक्शन इस वाटर में हुआ है तो इस वाटर ने हीट एनर्जी एब्जॉर्ब की है। तो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब बाय वाटर जो भी हुई है वो इस रिएक्शन में रिलीज हुई है, तो ही वाटर ने एब्जॉर्ब की है ना। तो इसी वाटर पे हम लोग ये फॉर्मूला लगाएंगे, Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T। तो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब बाय वाटर, दैट इज Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T। अब मास ऑफ वाटर तो गिवन नहीं है, लेकिन जब हमने एल्कली में एसिड डाला है तो टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन हो गया है 30 सेंटीमीटर क्यूब अल्कली है और 50 सेंटीमीटर क्यूब एसिड है। तो टोटल वॉल्यूम जो हो गया है सोल्यूशन का, इट इज 30 प्लस 50 which is 80 centimeter cube, and 80 centimeter cube is equals to 80 grams। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर की वही रहनी है 4.18। चेंज इन टेम्परेचर हम ऑब्वियसली मेजर करेंगे, लेट से पहले टेम्परेचर जो है वो 30 डिग्री सेल्सियस था, उसके बाद जो है वो 40 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो चेंज इन टेम्परेचर इज 10 डिग्री सेल्सियस। इतना ज्यादा नहीं होता वैसे, बट फॉर द सेक ऑफ एक्सप्लेनेशन हम अभी ले लेते हैं। 80 इंटू 4.18 इंटू 10, तो ये जो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब बाय वाटर है वो आ रही है 3344 जूल्स, और यही वो हीट एनर्जी है जो रिएक्शन ने रिलीज की है। अब मुझे इसका इंथैल्पी चेंज निकालना है, तो वो क्या होगा, Q डिवाइडेड बाय मोल इंटू 1000। अब यहाँ पे हम मोल्स किस चीज के लेंगे, यहाँ पे हम देखो एज पर डेफिनेशन ऑफ इंथैल्पी चेंज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, वो ये कहती है कि इट इज अ इंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ वाटर इज प्रोड्यूस, मतलब इंथैल्पी चेंज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन
डिफाइंड फॉर मोल्स ऑफ वाटर, किलो जूल पर मोल में, पर मोल ऑफ वाटर, एक मोल ऑफ वाटर का जब बनेगा तो कितनी हीट एनर्जी रिलीज हुई है, वो इंथैल्पी चेंज एंड यूटिलाइजेशन है। तो वाटर के कितने मोल्स प्रोड्यूस्ड हुए हैं मुझे वो निकालने पड़ेंगे पहले। समझ आई ये वाली बात? ये जो मोल है इस फॉर्मूले में, दिस इज मोल्स ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड। गाइस, अब मोल्स ऑफ वाटर कैसे निकालोगे, बताएगा कोई? देखो हमारे पास इक्वेशन है, एसिड के कितने मोल्स हमने यूज करे, मोल्स ऑफ एसिड अगर हम निकालें तो कंसंट्रेशन इनटू वॉल्यूम, कंसंट्रेशन ऑफ एसिड इज 1 मोल और वॉल्यूम इज 50, डिवाइड बाय 1000 कर देंगे इसको। मोल्स ऑफ वाटर इज 0.05 मोल, मतलब मोल्स ऑफ एसिड इज 0.05 मोल। इसी तरह अल्कली के सोडियम हाइड्रोक्साइड के कितने मोल्स हमने रिएक्शन में डाले, कंसंट्रेशन इनटू वॉल्यूम 1 into 30, तो दिस इज 0.03 मोल। बेसिकली मुझे तो मोल ऑफ वाटर निकालना है ना, तो मैं स्टोइचियोमेट्री सॉल्व करके निकालूंगा, लेकिन मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड से वाटर के मोल्स निकालूं या HCl से वाटर के मोल्स निकालूं, तो कौन सा रिएक्टेंट हम चूज करेंगे? कोई मुझे एक्सप्लेनेशन के साथ ये बात बता सकता है कि हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के मोल से वाटर के मोल्स फाइंड आउट करेंगे या HCl के मोल से वाटर के मोल्स फाइंड आउट करेंगे? जवाब चाहिए जल्दी। इमरा, आयशा, हनीन, याया, तला, फरहान, कोई जवाब तो दो, कुछ तो बोलो। मुआज, कुछ तो बताओ, यहाँ तक समझ आया यही बता दो। मोल्स पढ़ा है ना हमने, उसको नॉलेज अप्लाई करो ना मोल्स। भाई कितने वाटर के मोल्स प्रोड्यूस्ड हुए हैं, मैं सोडियम, देखो निकालना तो आसान है, 1 मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड से 1 मोल ऑफ वाटर बन रहा है, तो जो भी सोडियम हाइड्रोक्साइड के मोल्स दिए हैं उतने ही मोल्स ऑफ वाटर बनेंगे। सिमिलरली 1 मोल ऑफ HCl से 1 मोल ऑफ वाटर बन रहा है, तो जितने मोल्स ऑफ HCl हमने रिएक्शन में लिए हैं उतने ही मोल्स ऑफ वाटर बनेंगे। लेकिन मैं HCl के मोल्स, क्योंकि अलग अलग आ रहे हैं मोल्स, HCl के मोल से निकालूं मोल्स ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड या सोडियम हाइड्रोक्साइड के मोल से निकालूं मोल्स ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड? लिमिटिंग रिएक्टेंट से निकालेंगे ना मोल्स ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड। लिमिटिंग रिएक्टेंट इज द रिएक्टेंट दैट फिनिशेस फर्स्ट। तो कौन सा रिएक्टेंट पहले खत्म हो रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड या HCl, कौन सा लिमिटिंग है? देखो 1 मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, एज पर द इक्वेशन 1 मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड नीड्स 1 मोल ऑफ HCl, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के 0.03 मोल्स हैं, तो उसके लिए HCl के कितने मोल्स रिक्वायर्ड होंगे? 0.03। बट HCl मोल गिवन इज 0.05 मोल्स, मतलब HCl एक्सेस में है ना, बचा रह जाएगा। तो क्या मैं कभी भी एक्सेस रिएक्टेंट से अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म निकालता हूँ या नहीं?
एक्सेस से तो कभी भी नहीं निकालते, हम तो लिमिटिंग से निकालते हैं जो पहले खत्म होता है। ऑलवेज यूज लिमिटिंग रिएक्टेंट टू फाइंड द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। तो हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के मोल से वाटर के मोल्स निकालेंगे। नाउ द मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड आर 0.03 मोल्स। तो 1 मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड से 1 मोल ऑफ वाटर प्रोड्यूस हो रहा है। 0.03 मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड से कितने मोल्स ऑफ वाटर प्रोड्यूस होगा? 1 से 1 हो रहा है तो 0.3 से 0.3 मोल्स ऑफ वाटर प्रोड्यूस होगा। तो द मोल्स ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड आर 0.03 मोल्स। तो वो जो हमारा हीट एनर्जी एब्जॉर्ब बाय वाटर आया था, दैट वाज बेसिकली द हीट एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग अ रिएक्शन। उसको हम डिवाइड करेंगे मोल्स ऑफ वाटर प्रोड्यूस विच आर 0.03 इनटू 1000 ताकि वो किलो जूल्स में कन्वर्ट हो जाए। जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? आसान सी तो बात थी। This is coming out to be 111.5 kilojoule per mole. समझ आई है ये बात या मैं रिपीट करूं? क्लियर है? ओके, क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। ये लिख लिया है यहाँ तक, आगे बढ़ूं? क्वेश्चन का क्वेश्चन। है क्वेश्चन 20। इस क्वेश्चन में कह रहा है स्टूडेंट मेक्स 25 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.35 मोल पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन विद 25 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.35 मोल पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देखो, एसिड और एल्कली का जो, एक तो एसिड और एल्कली इसने एग्जैक्टली सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl दिया हुआ है जो कि 1:1 के रेशियो में रिएक्ट करते हैं। आप इक्वेशन बना के देख सकते हो उसकी। और दोनों की कंसेंट्रेशन और वॉल्यूम भी सेम दिया हुआ है, मतलब दोनों के मोल्स भी सेम ही होंगे, मतलब दोनों ही लिमिटिंग रिएक्टेंट हुए। तो मोल्स ऑफ वाटर जो प्रोड्यूस्ड होगा वो भी सेम होगा। मतलब अगर मैं एसिड या अल्कली दोनों की में से किसी भी एक की कंसेंट्रेशन और वॉल्यूम यूज करके मोल्स निकाल लूं, तो दोनों का वॉल्यूम और कंसेंट्रेशन सेम है, तो दोनों की मोल सेम आने हैं। तो मोल्स ऑफ
एसिड लेट से मैंने निकाला है तो 0.00875 आ रहा है। जो एसिड के मोल्स हैं, 1 मोल ऑफ एसिड से 1 मोल ऑफ वाटर बन रहे हैं, तो वाटर के भी इतने ही मोल्स बनेंगे। तो देखो वाटर ने हीट एनर्जी कितनी एब्जॉर्ब की है, वही रिलीज हुई होगी, मतलब Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T। फिर हम क्या करेंगे, इंथैल्पी चेंज, और ये जो Q की वैल्यू आ रही है MC डेल्टा T, उसको डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड इन 2000। जो मास ऑफ वाटर है वो गिवन नहीं है, वॉल्यूम ऑफ वाटर गिवन है। कैसे, सोल्यूशन का जो टोटल वॉल्यूम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर क्यूब एल्कली है, 25 सेंटीमीटर क्यूब एसिड है। तो 25 + 25 50 सेंटीमीटर क्यूब पूरे सोल्यूशन का वॉल्यूम हो जाएगा ना, जब ये रिएक्शन हो रहा है। तो मास ऑफ वाटर फिर हम 50 ग्राम लेंगे। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज 4.18, टेम्परेचर चेंज इज 2.5, divided by moles of water is 0.00875 in 2000। क्लियर है क्वेश्चन? आ रहा है 59.7। और क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन भी एक्सोथर्मिक होता है, इसलिए इसके साथ नेगेटिव होगा, तो 59 पॉइंट नियरेस्ट इज बी 60। पूछना है किसी को कुछ? ओके, चलो जा सकते हो अभी आप लोग। खुदा हाफिज।